नमस्कार, फॉर्मूला गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं जिसमें कि अलग अलग विषयों पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करते हैं, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिले। इसी क्रम में आज हम बातचीत करेंगे ऐसी कंपनियों की जो अपने शेयरों का बायबैक कर रही हैं। शेयर बायबैक का आम निवेशक कैसे उठा सकता है लाभ, किस तरह की बायबैक कंपनियों से आपको रहना चाहिए दूर और किनमें निवेश से मिलेगा ज़्यादा मुनाफा, आज फॉर्मूला गुरु में इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और साथ ही देंगे आपके शेयरों से जुड़े हुए सवाल भी। लेकिन आज का कार्यक्रम का आगाज़ करें उससे पहले उन 5 बड़े सवालों पर नजर डालते हैं जिनके जवाब आज हम अपने फॉर्मूला गुरु यानी एक्सपर्ट से समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये कि आखिर में कंपनियां बायबैक करती क्यों हैं, ऐसी क्या आवश्यकता है जिसकी वजह से कंपनियां बायबैक करती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, बायबैक करने वाली कंपनियों के शेयर में क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या वहां पे खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस तरह की कंपनियों में खरीदारी करनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि क्या बायबैक करने वाली जो कंपनियों के शेयर में हमेशा तेजी देखने को मिलती है या फिर वहां पर भी गिरावट का खतरा बना रहता है। इस पर भी जानकारी लेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। चौथा महत्वपूर्ण सवाल ये कि हाल फिलहाल में जितने हम देख रहे हैं कि कंपनियां आ रही हैं उसमें ज़्यादातर स्टार्टअप वाली कंपनियां भी उसमें शामिल हैं। पेटीएम जैसी कंपनी का भी आया है बायबैक। अभी क्या करना चाहिए, क्या वहां पर सब्सक्राइब करना चाहिए, कितने समय के लिए शेयर खरीदना चाहिए, करेंगे विस्तारपूर्वक बातचीत। और आखिरी महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर में ओपन मार्केट या फिर टेंडर रूट, इन दो में से किस तरह के बायबैक में ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलता है। तो इस पर भी करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। इन 5 सवालों के जरिए हम कोशिश करेंगे बायबैक की पूरी गुत्थी आपके लिए हम सुलझाएं। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं आज के हमारे फॉर्मूला गुरु, जी हाँ, कोटक सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान जी से। श्रीकांत जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में। और हर बार एक नई थीम हम लेकर के आते हैं और अलग अलग तरीके से आपसे हम समझते हैं और तमाम एक्सपर्ट से समझते हैं। कैसी लग रही है आपको आज की थीम? और आज के 5 सवाल आपसे पूछें, उसके साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बाजार की दिशा आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लंबे अब हम देख रहे हैं कि नया हाई बनाने के बाद बाजार एक कंसोलिडेशन के फेस में दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते हमने देखा, जरा हम फटाफट चार्ट दिखा देते हैं अपने हफ्तों को, किस तरीके का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस हफ्ते हमने देखा कि सेंसेक्स निफ्टी में करीब 1.25 से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर रही, करीब 1% के आसपास की गिरावट रही है। मिड कैप इंडेक्स भी 1% के आसपास टूटा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग फ्लैट 0.1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। आप अगले आने वाले समय में 10, 15, 20 दिन या महीने भर के हिसाब से बाजार की दिशा कैसे देख रहे हैं? क्या आप नए हाइज बनेंगे या अभी आपको लगता है बाजार एक रेंज में ही रहेगा? थैंक यू विपुल जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। और बिल्कुल आज की थीम काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि पिछले हमने कई महीनों में कई सारे बायबैक देखे और इस पर्टिकुलर मार्केट में स्पेशली आफ्टर 2020 से लेकर अभी तक आप देखें तो पिछले 2 या 2.5 साल में कई सारे बायबैक आए और कई सारे इन्वेस्टर्स उन बायबैक के न्यूज़ के पीछे खरीदने के बाद थोड़े से अटका होने का महसूस कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी थीम है, मुझे लगता है कि इस थीम के ऊपर हम बात करेंगे और हमारे जो दर्शक हैं उनको इसका बेनिफिट होगा। अगर मार्केट की बात करें तो हमें लगता है कि इस मार्केट में अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन कंसर्न आ चुका है। मार्केट में कई सारे जितने भी पॉजिटिव ट्रिगर्स थे वो सभी ओपन हो चुके हैं, यानी कि जो फेड की मीटिंग थी और उसके जो आउटकम आने चाहिए थे, वहां पे इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है या उनके इंटरेस्ट, उनके जो पेड रेट है वो कैसे आगे जाके तय करेंगे आगे की दिशा, उन सभी पे ऑलमोस्ट अभी बातें हो चुकी है। तो हमें लगता है कि मार्केट को कई सारे जो इवेंट्स थे उसका खुलासा हो गया है और उसके बाद अभी मार्केट वापस वैल्यूएशंस की तरफ टर्न कर रहा है। वैल्यूएशन के बेसिस पे देखें तो हमारा मार्केट एक्सपेंसिव चल रहा है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, और इसी वजह से हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में यानी यहाँ से 15 दिनों का अगर वक्त लेते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा प्रेशर में रहेगा, एक बड़ी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। 19,000 और 17,500 ये मार्केट की रेंज होनी चाहिए, बड़ी रेंज है लेकिन इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। और अगर मार्केट में कोई करेक्शन अगर आ जाता है, बड़ा करेक्शन यानी कि 18,000 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हमें लगता है कि कुछ मार्केट में वैल्यू बाइंग बनेगी। तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट में ऑन राइज या ऑन रैली हमें कुछ पोजीशंस को कम करना जरूरी है।
तो बाजार में तेजी में निकलने की सलाह रहेगी। बाजार की थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है श्रीकांत जी को, और 17,500 से 19,000 का दायरा उन्होंने कहा है कि इस दायरे में बाजार अभी कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब आज की इस थीम पर आते हैं, और थीम हम इसीलिए पकड़ कर आते हैं कि अगर बाजार गिरता भी है तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं, अच्छी थीम पर जाते हैं, तो आपको बाकियों के मुकाबले नुकसान कम होगा, या कई बार तो शेयर गिरते भी नहीं हैं कुछ कंपनियों के। चलिए इस बीच आज का पहला प्रश्न करते हैं, और पहला प्रश्न यही है कि आखिर में कंपनियां बायबैक करती क्यों हैं। ये सवाल हम इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि इस साल 38,000 करोड़ जो है के आसपास का बायबैक का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि पिछले साल से 2.5 गुने से ज़्यादा का है। ग्राफिक्स के जरिए जरा हम आपको पहले ये समझाते हैं कि आखिर में किस तरह साल दर साल बायबैक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या कुछ स्थिति बायबैक की यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आज की इस थीम को हमने पकड़ा कि यहाँ पर जो है ये देखिए 2018 में 32,000 करोड़, 19 में 43,000 करोड़ से ज़्यादा, और 20 में 39,564 करोड़, 21 में हमने देखा 14,000 करोड़ के आसपास का बायबैक हुआ था, और इस बार 2022 में करीब 2.5 गुना ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले 52 कंपनियां ऐसी हैं जो उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है। 38,669 करोड़ का बायबैक का अनाउंसमेंट हो चुका है, और आने वाले समय में अब जो है ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे श्रीकांत जी, पहला जो प्रश्न है वो यही कि कंपनियां बायबैक करती क्यों हैं, और इसका जो निवेशक है या कंपनी पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। तो देखिए, बायबैक करने के दो रीजन होते हैं, मुख्य दो रीजन है। और सबसे पहले जो एक बड़ा कोई रीजन अगर है तो यही है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के बैलेंस शीट में बड़ी कैश होती है। और अगर आप कैश समझ लीजिए, अगर वो कैश अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे उस कैश का? या तो आप उसे बैंक में रखोगे, या तो आप उसे किसी एफडी में कन्वर्ट करोगे। उसके जो रिटर्न्स रहेंगे और उस रिटर्न को अगर आप कंपेयर करेंगे तो एज कंपेयर टू द रिटर्न दैट द कंपनी इज जनरेटिंग, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी अगर उसी कैश को अगर अपने बिजनेस में डिप्लॉय करेगी तो उसके जो रिटर्न्स रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग होती है, जो अच्छी कंपनीज होती है, वो लगभग 15 से 20% कमा लेती है। और अगर उनके रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर आप देखें तो तकरीबन 40 से 50% के करीब का होता है। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट कैश, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है कि इस कैश के साथ क्या करें, कोई नया कोई एक्विजिशन एक्सपेक्टेड नहीं है, या ना कोई बड़ा कोई टेक ओवर एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे केस में ये जो कंपनी होती है वो अपने कैश को अपने ही बिजनेस में डिप्लॉय करती है बाय बाइंग शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, और इसी वजह से उनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो होती है वो इंप्रूव होती है। तो इसका फायदा सीधे सीधे शेयर होल्डर्स को मिलता है। दूसरा अगर सबसे बड़ा कोई रीजन है तो वो यही है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि किसी कंपनी में एक बड़ी गिरावट आती है, और फिर उस मैनेजमेंट को लगता है कि जो हमारे शेयर्स अभी जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो काफी अंडर वैल्यूड है, और अगर अंडर वैल्यूड है तो उसमें हम क्यों ना खुद की कैश को यूज करके उसे खरीद लें। और इसी वजह से दूसरा रीजन ये है कि जब शेयर्स अंडर वैल्यूड हो जाते हैं खुद के कंपनी के, तब भी मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर रूट का एक फायदा लेती है। ये 2-3 महत्वपूर्ण कारण बताएं जिसकी वजह से कंपनियां बायबैक करती हैं, और खासतौर से हाल फिलहाल में जो बायबैक देखने को मिला है उसमें हमने देखा कि शायद मैनेजमेंट को ये लग रहा हो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, और ख़ासतौर से पेटीएम जैसे शेयरों में तो देखिए किस तरह की गिरावट आई है, तो मैनेजमेंट को लगता हो कि इतनी सस्ती वैल्यूएशन का शेयर शायद नहीं है और उन्हें खुद खरीद लेना चाहिए, ताकि उससे एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है जो शेयर होल्डर्स हैं कि अगर प्रमोटर अपनी कंपनी में भरोसा दिखा रहा है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कंपनी बेहतर करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि एक आम निवेशक को बायबैक करने वाली कंपनियों के शेयर में क्या करना चाहिए, किस तरह की उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कोई भी बायबैक हो रहा है खरीद लेना चाहिए, या पहले उसको कोई रिसर्च करनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप उन लोगों को जो लोग ये शो देख रहे हैं कि बायबैक की स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर किसी भी कंपनी में अगर बायबैक अगर आ रहा है तो एक बात तय है कि उस कंपनी के पास कैश है, और दूसरी बात यह है कि या तो उस शेयर्स में एक अंडर वैल्यूड सॉर्ट ऑफ सिनारियो बना है। दोनों ही केस में हमें लगता है कि कंपनी का एक परफॉर्मेंस समझ में आता है कि ये कंपनी जो है वो आने वाले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म करेगी। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल इसका व्यू ना ले, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें कभी कभी एक मोमेंटम देखने मिलता है, लेकिन बायबैक करने वाले कंपनीज में मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं कहूंगा कि 2 से 3 साल का अगर व्यू रखते हैं तो उसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। तो आपका नजरिया यही होना चाहिए कि आप
ऐसे कंपनीज में शेयर आप खरीदार उसमें बन सकते हैं, आप परचेस कर सकते हैं और इनको खरीदने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 साल का व्यू यानी कि लंबी अवधि का नजरिया अगर आप रखेंगे तो फिर आपके अच्छे पैसे बनते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। तो यहाँ पर सलाह यही है कि आप अनाउंसमेंट हुआ और आपने सोचा कि नहीं फटाफट जो है कुछ यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा, इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ ना जाए। बायबैक अगर कंपनी कर रही है तो इसका मतलब मैनेजमेंट को कंपनी के पे भरोसा है और वो आगे आने समय में कंपनी अच्छा कर सकती है, तो लंबी अवधि का नज़रिया लेकर के आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, ये श्रीकांत जी का मानना है। और अगर किसी कारणवश गिरावट आती है तो वहाँ पर आप और एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा श्रीकांत जी की क्या जब बायबैक की खबर आती है तो हमने देखा है कि एक शेयर में मोमेंटम देखने को मिलता है। पेटीएम में भी हमने देखा जब खबर आई तो उसके बाद से 2-4 दिन शेयर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। क्या बायबैक करने वाली कंपनियों के शेयर में हमेशा तेज़ी आती है? इसका उत्तर आपसे समझें उससे पहले जरा कुछ एक हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं, तो जरा फटाफट देख लेते हैं किस तरह के रिटर्न वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए जो अभी हाल फिलहाल में जो बायबैक हुए हैं, इसमें हालांकि ये अभी हमारा एक और प्रश्न होगा, उस पर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। ये टेंडर रूट के जरिए जो बायबैक आए हैं उसमें हमने देखा गेल जैसी कंपनी ने 75%, 73%, 74% का रिटर्न दिया है। टीसीएस में आईटी कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उसके बावजूद 15% का रिटर्न दिया है। एमओआईएल में करीब 30%, तानला प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं 44%, क्विक हील 51%। तो क्या श्रीकांत जी ये मान के चलें कि सब में तेजी आती है, या आपको लगता है कि नहीं ये नज़रिया भी लेना ठीक नहीं है? देखिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जैसे ही अनाउंसमेंट आती है तब बायबैक करने वाले कंपनी में एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बनता है, क्योंकि उसमें अनाउंसमेंट आना बाकी होता है कि कौन से प्राइस से बायबैक आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम पहले ऐसा था कि एक टेंडर रूट के जरिए बायबैक आता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि ओपन मार्केट में भी बायबैक आ जाता है और जिसके अलग अलग मैं कहूंगा कि फाइनली आउटकम होते हैं। तो उन्हीं आउटकम के बेसिस पे हमें रिटर्न्स देखने मिलते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल एक मोमेंटम देखने मिलता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया रखते हैं तो बिल्कुल इसमें अच्छे पैसे बनते हैं। चलिए, तो अगर आप लंबी अवधि का नज़रिया लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको रिटर्न अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। अगला सवाल भी महत्वपूर्ण है कि खासतौर से अभी हम देख रहे हैं जो बायबैक हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो है टेक कंपनियां, हालांकि पिटाई भी सबसे ज़्यादा वहीं पर हुई है, वो चाहे इन्फोसिस का आया फिर टीसीएस का आया, और अब ये जो अब नई जो स्टार्टअप वाली कंपनियां हैं, पेटीएम में अच्छी खासी पिटाई हो गई और लगा रोज़ जो है इस पर सवाल वैल्यूएशन को लेकर के उठ रहे हैं। अब जो है कंपनी बायबैक कर रही है, क्या यहाँ पे कोई सहारा मिल सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हमें ख़रीदना चाहिए, या इस तरह के सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि क्या आप ये आज इसका बायबैक हो रहा है तो हमारे शेयर चल जाएंगे। क्या सलाह रहेगी कि कंपनी जो है इतनी ऊंची वैल्यूएशन पे पहले तो जिस भाव से गिरी है, जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अभी जो मौजूदा भाव है उससे काफ़ी ऊपर कंपनी जो है बायबैक कर रही है, उसके क्या सिग्नल्स हैं, कैसे देख रहे हैं आप? तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर मैं कुछ डिस्क्लेमर अगर देना चाहूंगा तो पेटीएम में हमारा कोई एक्टिव कवरेज नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी की अगर एक ब्रॉडर फंडामेंटल्स को अगर मैं देखता हूँ या उसको टेक्निकली अगर मैं देख लेता हूँ और उसके ऊपर अगर एक मैं मेरा पर्सनल अगर व्यू रखता हूँ तो यही है कि अगर कंपनी ने अपने कैश जो उनके पास अभी कैश पड़ी, क्योंकि उन्होंने काफी सारा फंड रेज किया था उसके बाद ही उसकी लिस्टिंग हुई, लेकिन उसके बाद बिकॉज की जो उनका डायल्यूशन था वो काफी कम था, इसकी वजह से स्टॉक में एक बड़ा हमने सेल ऑफ देखे। इवेंचुअली क्या हुआ कि जब ये कैश अगर उनके पास पड़ी है तो उन्होंने उनका शायद ये व्यू बनाया होगा कि करंट लेवल से ये स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड हो चुका है, तो इसमें कुछ ना कुछ खरीदी की जाए। तो उन्होंने बायबैक का रूट अपनाया और फाइनली उन्होंने 850 रुपए के रेट से बायबैक किया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपके पास अगर एक लंबी अवधि का नजरिया, बिकॉज ये कंपनी ऐसी है जिसके पास जो कैश है लेकिन उनकी खुद की रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें तो वो अभी नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जितने भी नए स्टार्टअप है या जो भी नए इंटरनेट बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है, वहां पे इनकम अभी नहीं है, उनको लॉसेस हो रहे हैं और इसी वजह से ये जो कंपनी है स्पेशली पेटीएम वो अपने कैश को बिकॉज शेयर्स अंडर वैल्यूड है करके वो खरीद रहे हैं।
तो हमें लगता है कि अगेन यहाँ पे आपके पास आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो एक होराइजन है वो काफी बड़ा होना चाहिए। कम से कम 3 से 5 साल का होंगे, अगर अगर वो होराइजन अगर है तो आपके रिटर्न्स बनेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि इसमें और भी बहुत सारे फंडामेंटल रीजन बनते जाएंगे। कंपनी अपने बैलेंस शीट को कैसे मैनेज करता है, अपने बिजनेस को कैसे कंसोलिडेट करता है, उसी के ऊपर इसके रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रहेंगे। लेकिन एक बात अच्छी है कि उन्होंने अपने शेयर्स में खरीदारी करके इन्वेस्टर्स को एक थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया है और लॉन्ग रन में इसमें रिटर्न्स बन सकते हैं। तो कंपनी एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रही है अपने शेयरधारकों को, लेकिन यहाँ पर कोई छोटी अवधि का नज़रिया आप मत बनाइए। जैसा कि श्रीकांत जी ने कहा कि अभी यहाँ पर आरओई जो है वो निगेटिव है, बहुत सारे कंसर्न हैं, लेकिन अब आगे चल के कंपनी कैसे काम करती है इस पर नज़रिया होगा। तो अगर आप यहाँ पर कोई व्यू ले रहे हैं तो कम से कम 3 से 5 साल का व्यू अगर आपका है तो ही यहाँ पर कोई पोजीशन आप लें। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये कि जैसा भी आपने जिक्र किया कि पहले जो है टेंडर रूट के ज़रिए ही ज़्यादातर आते थे, अब ओपन मार्केट के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसे में ओपन मार्केट या टेंडर रूट किस तरह के बायबैक में बेहतर रिटर्न मिलता है, और इसके बारे में जो निवेशक हैं क्या उनको रिसर्च करनी चाहिए कि अगर कोई बायबैक आ रहा है तो वो किस माध्यम से आ रहा है? इसके लिए ज़रा अभी जो हमने आपको चार्ट दिखाया था उसको एक बार फिर से दिखाते हैं और 2 हिस्सों में दिखाते हैं कि आखिर में ओपन मार्केट में किस तरह के रिटर्न देखने को मिलते हैं, टेंडर रूट के माध्यम में किस तरह के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये देखिए, टेंडर रूट के ज़रिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर करीब 17.5%, 12%, 11%, बजाज कंज्यूमर में करीब 2.5%, इमामी में करीब 5%, पौने 5% के आसपास की यहाँ पर जो है रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये टेंडर रूट का बायबैक है, यहाँ पे कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। ये टेंडर रूट में हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको 74-75% तक का रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन वहाँ अगर ओपन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर रिटर्न की टेंडर रूट के मुकाबले थोड़ा ठंडा, थोड़ा सुस्त देखने को मिला है। अभी जो हम चार्ट देख रहे थे उसमें वो ओपन मार्केट के चार्ट थे, तो वो आप देख सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह के रूट में, किस तरह के माध्यम के जरिए ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीकांत जी से पूछते हैं उनको वो क्या कुछ कह रहे हैं। श्रीकांत जी, जो मेरा सवाल था वो यही कि क्या एक आम निवेशक को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई बायबैक आ रहा है तो कंपनी का किस तरीके का बायबैक आ रहा है और उसके हिसाब से ही क्यों रणनीति बनानी चाहिए, कौन सा बेहतर होता है आपके नज़रिए? बिल्कुल। तो देखिए, अगर बायबैक आता है तो एक जनरल एक सेंटिमेंट काफी अच्छा हो जाता है और उसमें खरीदारी आती है। उसके बाद जो मैं कहूंगा कि जो एक्सपीरियंस या जो एक्सपर्ट ट्रेडर कहूंगा या तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यही देखते हैं कि अनाउंसमेंट में क्या आ रहा है। और अगर अनाउंसमेंट में अगर ओपन मार्केट का अगर बायबैक है या तो टेंडर रूट का बायबैक है तो उसी के बेसिस पे उसमें सेंटिमेंट बनता है। जी। मैं कहना चाहूंगा कि जो बायबैक होता है वो जनरली अगर आप देखें तो टोटल मार्केट कैप का, यानी कि जो कंपनी की मार्केट कैप है जी। उसका 2 से 3% होता है। तो काफी देखा जाए तो नॉमिनल एक अमाउंट होता है कि जिसे वो कैश में से उस कैश को वो कन्वर्ट करते हैं बायबैक के लिए। तो यानी देखा जाए तो वो अमाउंट काफी स्मॉल होता है। जी। बट अगर इसमें अगर टेंडर रूट अगर है तो जैसे आपने देखा कि टीसीएस में टेंडर रूट था 4,500 का, और अगर 4,500 का अगर टेंडर रूट है तो उसका मतलब यह है कि अगर आपके पास अगर शेयर्स है बिफोर दी एक्स डेट, तो आप उस रिकॉर्ड डेट के पहले, तो रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आपके पास अगर उसमें इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो आप उस शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं एट 4,500 रुपीज। तो क्या होगा कि जैसे ही कंपनी उस शेयर्स को खरीदेगी तो उसे 4,500 के प्राइस से खरीदना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर देन अगेन इट डिपेंड्स कि कितने शेयर्स आते हैं, उसमें एक उनका एक कैलकुलेशन होता है। उसी के बेसिस पे अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो उसमें से मे बी 50 शेयर्स, 25 शेयर्स वो एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन 4,500 में आपके शेयर्स कंपनी खरीद सकती है, उसमें एक क्लैरिटी होती है। तो पूरे के पूरे शेयर्स आपके खरीदेगी नहीं कंपनी, एक परसेंटेज वाइज खरीद लेगी, लेकिन उसमें एक बड़ा फायदा होता है। लेकिन ओपन मार्केट से अगर खरीदने जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेटीएम की बात करते हैं, तो पेटीएम ने 850 करोड़ रुपए कुछ झोंके हैं, और अगर 850 करोड़ रुपए अगर डाला है तो 850 करोड़ में जैसे उसकी इक्विटी है और जैसे उसका ओवरऑल मार्केट कैप है 35,000 करोड़ का, मुझे लगता है कि वो कुछ पकड़ लीजिए उसमें प्राइस इंपैक्ट मैक्सिमम 30-40 रुपीज का आ सकता है। तो जिसमें आपके रिटर्न्स उतने नहीं बनते जितने रिटर्न आपके टेंडर रूट के जरिए बनते हैं। तो अगर इन्वेस्टर अगर आप हैं या तो अगर आपको अगर इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर अगर कुछ मार्केट में ट्रेड करना है या शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो आप टेंडर रूट का अगर कंपनी ने अगर सहारा लिया है तो आपके रिटर्न्स ज्यादा बनेंगे।
तो टेंडर रूट के माध्यम से अगर आप बायबैक आ रहा है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ये श्रीकांत जी बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं बायबैक की पूरी स्टोरी समझ में आई होगी आपको, और बायबैक क्यों निवेशकों के लिए अच्छा होता है। कंपनी अगर खुद भरोसा जता रही है तो वो आमतौर पर हम देखते हैं कि शेयर में एक तेज़ी देखने को वहाँ पर मिलती है, और ख़ासतौर से अगर टेंडर रूट के माध्यम से बायबैक आ रहा हो तो यहाँ पर आप एक नज़रिया ले सकते हैं। कोई कंपनियाँ कुछ ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगती हों इस बायबैक के माहौल में, जो आपको लगता है कि नहीं इनके बायबैक आए, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारी कंपनियों ने अनाउंस कर दिया है, कुछ के आने वाले हैं, कुछ के आ चुके हैं। आप कोई पसंदीदा शेयर है क्या आपका? देखिए, मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज जो होती है उनके पास वैसे देखा जाए तो हमेशा कैश काफी होती है, और उसी कैश के बेसिस पे वो देखते रहते हैं कि बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटीज अगर उनको मिलती है, अगर कोई कंपनीज अगर उनको उनके सोचे हुए दामों में अगर मिल रही है तो वो खरीद लेते हैं। जी अगर वो कंपनी या कोई बड़ा एक्विजिशन या कोई टेक ओवर अगर पॉसिबल नहीं है, अगर कोई न्यू इनोवेशन अगर उन्हें जो करना है, जी अगर पॉसिबल नहीं है, तो वो अपने फंड्स को बायबैक में यूज करती है। तो इनमें अगर आप देखें तो सबसे अगर कोई दो बढ़िया कंपनीज है तो वो है, एक तो अपना ये टीसीएस और दूसरा है इंफोसिस। तो मुझे लगता है कि इन दो कंपनीज में अगर कभी भी बायबैक अगर आता है तो आप उन्हें खरीद के चल सकते हैं। इवेंचुअली हमने देखा है कि इतने सालों के हिस्ट्री में आईटी कंपनीज ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेती है। नो डाउट कि कुछ एक एफएमसीजी कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान लीवर है वो भी कभी कभी बायबैक लेके आती है। जी। लेकिन हमें लगता है कि अगर यहाँ से अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज अगर बनेगी तो आईटी क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो आईटी क्षेत्र पे आप नज़र बना करके चलें, वो जो कि ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, पुरानी इतिहास उसका काफ़ी अच्छा रहा है इन कंपनियों का, तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ये महत्वपूर्ण सेगमेंट हमारा, जिसमें हमारे तमाम दर्शक जुड़ते हैं हमारे साथ और अपने प्रश्न पूछते हैं, और अपने फॉर्मूला गुरु से हम उस प्रश्न, उनकी आशंकाओं का निदान करते हैं। अगर आपके मन में भी शेयर बाजार से जुड़ा कोई सवाल है, कोई आपके निवेश से जुड़ा कोई सवाल है, तरीका बहुत आसान है, सिर्फ एक व्हाट्सअप करना है आपको पहले अपना FG फॉर्मूला गुरु लिखें, सवाल लिखें, नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलें, और पूरी डिटेल के साथ सवाल आपको अवश्य लिखें अपना, ताकि सही जानकारी हम अपने एक्सपर्ट से ले सकें। भेज दीजिए हमें 9311211874 पर, ये हमारा दूरभाष क्रमांक है। इसके अलावा आप हमें ईमेल के माध्यम से भी प्रश्न भेज सकते हैं। marinainquiry@tv9.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। हाँ, मेल कर रहे हैं तो अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिए, ताकि अगर आपका प्रश्न अधूरा है तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और विस्तृत सवाल आपका लेकर के अपने एक्सपर्ट के माध्यम से आपको आपकी प्रश्न का निदान हम दिलाने का प्रयास करेंगे। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजित हैं लखनऊ से। विजित जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं विजित जी, आप बताइए क्या प्रश्न है आपका, और लखनऊ का मिजाज कैसा है? लखनऊ का मिजाज बहुत उम्दा है। एक प्रश्न है मेरा कि जी मौजूदा जो दौर चल रहा है इसमें पेटीएम के शेयर में 6 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं क्या? 6 महीने का नजरिया आपका? जी जी। ठीक है विजय जी, पूछते हैं। पेटीएम पे आज हमने काफ़ी चर्चा भी की है, और पेटीएम इस समय काफ़ी चर्चाओं में है, इसलिए भी हम चर्चा कर रहे हैं इसके पे ऊपर। श्रीकांत जी अब लखनऊ से हैं विजय जी, 6 महीने का ही नज़रिया इन्होंने रखा हुआ है, और आप अभी कह रहे थे लंबी अवधि का नज़रिया अगर हो तभी इसमें आए, तो क्या सलाह देंगे विजय जी को आप? बिल्कुल। तो देखिए, अगर विजित जी अगर आपको पेटीएम में ही अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है कि 6 महीने का जो नजरिया है वो काफी छोटा है। इसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी में अभी बहुत कुछ और भी डेवलपमेंट्स होने बाकी हैं। कम से कम आप 2 से 3 साल का व्यू रखिए। मैं तो कहूंगा 5 साल का व्यू रखेंगे तो और भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, लेकिन 2 से 3 साल का व्यू रखेंगे तभी जाके अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो मार्केट में अगर 6 महीने का व्यू है तो बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनमें फोकस कर सकते हैं। जैसे कि इस बार आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जितने भी एफआईएस की जो खरीदारी इस पूरे फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर में आई है, वो मैक्सिमम बीएफएसआई में आई है, यानी कि बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी, वहां पे आई है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो करेक्शन अभी आने वाला है या आने वाले दिनों में अगर कुछ करेक्शन अगर आता है तो आप बीएफएसआई सेक्टर पे फोकस कीजिए विद व्यू ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगर लंबी जी, अवधि का नजरिया तो बिल्कुल आप पेटीएम ले सकते हैं। बहुत लंबी अवधि का नज़रिया अगर नहीं है आपका तो फिर आप निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे लंबी अवधि के नज़रिए में ही आपको हो सकता है कुछ मुनाफा मिले। जरा इसके चार्ट भी देख लीजिए आप, क्या स्थिति देखने को मिल रही है। एक महीने में करीब 12-13% टूटा है, और अभी 527 के आसपास चल रहा है। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। अब जो बायबैक की खबर के बाद देखिए कुछ सहारा मिलता है कि नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ी अनिश्चितता का माहौल देखने को मिल रहा है। तो सोमा रॉय जी से अब बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं कानपुर से, लखनऊ के बाद कानपुर। सोमा जी नमस्कार।
सोमा जी नमस्कार। चलिए लगता है संपर्क हमारा टूट गया है उनके साथ। कोई बात नहीं, उनका प्रश्न हमारे पास आ चुका है, तो प्रश्न हम ले लेते हैं। यूको बैंक के 800 शेयर इन्होंने खरीदे हैं और इनकी खरीद का भाव है 15 रुपये। 1 साल तक ये इनका नज़रिया है होल्ड कर सकती हैं, और अभी ये जानना चाह रही हैं मुनाफा बुक करें या फिर अभी जो है होल्ड करना चाहिए। श्रीकांत जी, मतलब अनएक्सपेक्टेड रैली यहाँ पर देखने को मिली। 1 साल तक शेयर 10 से 13 रुपये के आसपास घूमता रहा, 1 से सवा साल, और उसके बाद से जब चला तो 1 महीने के अंदर ही हम देख रहे हैं 100% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। 13-14 रुपये से चलते हुए शेयर अब ये देखिए 1 महीने के अंदर यहाँ पर करीब 150% का रिटर्न 37 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो प्रॉफिट इनका डबल हो चुका है, डबल से ज़्यादा हो चुका है। इनकी खरीद 15 रुपये की थी। अब क्या करना चाहिए? इतने पैसे बन गए हैं, पैसे डबल हो गए हैं, डबल से ज़्यादा हो गए हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लें या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल। तो देखिए, इस बार की जो रैली हुई है वो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितने भी एफआईआर्स के जो पैसे आए थे इंडिया में, पकड़ लीजिए 35,000 करोड़, उसमें से तकरीबन 14-15 हजार करोड़ बैंक सेक्टर के लिए गए। और इतनी बड़ी जब अमाउंट किसी एक सेक्टर में आती है तो सभी स्टॉक्स चलते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा एक्चुअली अगर कोई उदाहरण है तो इस बार की रैली बैंक स्टॉक्स। अब मुझे लगता है कि इनकी जो खरीदारी थी वो 15 रुपए की है। उसके बाद अभी जो करंट लेवल्स है वो 35-36 के आसपास के हैं, यानी उनके इन्वेस्टमेंट्स डबल हो चुके हैं। एक अच्छा विंडफॉल गेन उन्हें मिल रहा है। और यूको बैंक अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो कैसे परफॉर्म करेगा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं परफॉर्म करेगा, लेकिन काफी सारी अटकलें होती है, काफी सारा कंपटीशन भी होता है। तो मुझे लगता है कि आप आपके फंड्स को शिफ्ट कर लें, आप इसमें मुनाफा वसूल कर ले और किसी अच्छे बैंक में आपके पैसे को रखें। आने वाले 1 या 2 साल में वहां पे अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि यूको बैंक आप बेच दीजिए और उतने फंड्स आप बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा सकते हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक 1 साल के व्यू से काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो आपके लिए सलाह यही है कि आप सोमा जी, आप यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उन पैसों को एक थोड़ी सी सुरक्षित जगह लगा दीजिए, क्योंकि 1-1.5 महीने में ही इतना अच्छा जंप आपको मिल चुका है। तो अब इस पैसे को सुरक्षित रखें ताकि आगे भी ये पैसे बढ़ते रहें। बैंक ऑफ बड़ौदा और ज़्यादा बेहतर लग रहा है और ज़्यादा सुरक्षित लग रहा है श्रीकांत जी को लंबी अवधि के लिहाज से। गौरव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, जबलपुर से हैं। शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं गौरव जी आप? बस बढ़िया हूँ सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये 100 नेशनल फर्टिलाइजर के शेयर 63 रुपए के भाव पर लिए हैं। अब मतलब बजट तक सर होल्ड करूं या अभी होल्ड करें और फिर बाद में मुनाफा बुक कर लें, क्या करें इससे कुछ आप बताएं। आपका नजरिया आपने बताया सिर्फ बजट तक का है? जी जी सर, बजट तक होल्ड कर सकते हैं। यानी करीब 1-1.5 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 63 रुपए की इनकी खरीद है। अभी अगर हम देखें शुक्रवार की जो क्लोजिंग है वो करीब 76 रुपए के आसपास की रही है, 75-85 के आसपास चल रहा है शेयर। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब शुक्रवार को भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, यहाँ पर करीब 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, प्रॉफिट में है ये। और जब भी ये बजट के आसपास हम देखते हैं कि कृषि से जुड़ी हुई जो कंपनियाँ हैं, फर्टिलाइज़र हुए, कई बार हम चीनी में भी देखते हैं काफ़ी गतिविधि देखने को मिलती है। शायद हो सकता है इन्होंने इसीलिए इस पर प्ले करना चाहा हो बजट तक का, कि बजट में हो सकता है कुछ किसानों के लिए फर्टिलाइज़र को लेके कोई अनाउंसमेंट हो। अभी मोमेंटम बना हुआ है शेयर में, क्या कोई स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए, तो मुझे लगता है कि नैनो फर्टिलाइजर की एक स्पेसिफिक न्यूज आई थी जिसमें नैनो फर्टिलाइजर की जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक जो बड़ी कंपनी है इफ्को करके, विदेशी कंपनी है, वो उसे ट्रांसफर करेगी टू आरसीएफ। हमें लगता है कि इसी का एक रिपल इफेक्ट है बाकी सब कंपनीज के ऊपर, और इसी वजह से ये सभी फर्टिलाइजर कंपनीज में एक बड़ी तेजी बनी है। हमें लगता है कि बजट तक बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि अच्छी खासी तेजी बनती है फर्टिलाइजर्स में, बट चूंकि आपकी कॉस्टिंग 63 की है, करंट लेवल 75 के है, टेक्निकल पैटर्न भी अच्छा है और ओवरऑल अगर देखें तो माहौल भी अच्छा है। तो हमें लगता है कि आप इसमें बिल्कुल बने रहें, लेकिन आप 50% आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज आपके टोटल इन्वेस्टमेंट्स को आप 90 रुपए के करीब बेच सकते हैं। बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कि 90 रुपए के करीब रेजिस्टेंस है, उन्हीं लेवल्स के करीब आप शायद इस स्टॉक को बजट तक देख सकते हैं। तो बजट तक बने रहिए, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ रिस्क, तो आप चाहें तो 50% प्रॉफिट जैसा कि कहा श्रीकांत जी ने, आप बुक कर लीजिए।
नहीं तो आपको यहाँ पर 90 रुपये तक के लक्ष्य आप रख करके चलिए और वो आपको बजट तक मिल सकते हैं। उसके इर्द गिर्द आप चाहें तो अपना पूरा मुनाफा बुक कर लें, तो आपकी खरीद से तो 50% के आसपास का रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 90 के लक्ष्य के हिसाब से। तो अच्छे रिटर्न आपको मिल जाएंगे। चलते हैं अगले दर्शक के पास। अगले हैं कनिष्क हमारे साथ जुड़े हुए, और कनिष्क जी हैं पुणे से। कनिष्क जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप कनिष्क? सर बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छे, और ऐसे ही आप अच्छे बने रहें। बताइए प्रश्न क्या है आपका? सर मैंने HCL टेक के 50 शेयर खरीदे हैं 1100 के भाव पर। 1100 के भाव पे होल्ड कर सकता हूँ और होल्डिंग पीरियड है 6 महीने तक का, तो फिर अभी क्या करना चाहिए? आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर 6 महीने। 6 महीने का नजरिया आपका। HCL टेक में हमने देखा कि गिरावट जो है काफ़ी देखने को मिली है, और ख़ासतौर से इस हफ्ते भी ठीक ठाक गिरावट रही है। IT शेयरों के लिए टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। अब एक महीने में, हालांकि अगर हम देख रहे हैं जो चार्ट एक महीने का है, यहाँ पे 5-6% का जो है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, लेकिन इस हफ्ते काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आप ये देखिए किस तरीके, कितनी तेज़ी के साथ 6 दिसंबर के बाद ये टूटता हुआ दिखाई दिया है। हल्की रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी शेयर जो है ऊपरी स्तरों से काफ़ी टूट चुका है। आपकी सलाह IT शेयरों पे ओवरऑल क्या रहेगी? क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब तो मंदी की खबरें जो हैं अमेरिका की, उसने भी परेशान किया हुआ है IT कंपनियों को। कम लोगों को निकालने की भी बात हो रही है कई जगहों पे। तो एक तरीके की अनिश्चितता का माहौल है IT सेक्टर को लेकर के। HCL टेक पे आपकी क्या राय है? 1100 के भाव पर लिए हैं, 6 महीने का नजरिया। तो देखिए, मुझे लगता है कि वैसे कंपनी तो काफी स्ट्रांग है, पेडिग्री भी काफी स्ट्रांग है HCL टेक्नोलॉजी की। और अगर लंबी अवधि का नजरिया यानी कि 6 महीने का भी अगर नजरिया है, तो मुझे लगता है कि इसमें रिटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन जो आने वाले 3 महीने हैं वो थोड़े से दिक्कत वाले हो सकते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो इनके इस बार के जो Q3 के जो नंबर्स आएंगे, यानी कि थर्ड क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स पूरी स्ट्रीट यानी कि पूरा मार्केट इसे काफी क्लोजली देखेगा। जो उन्होंने गाइडेंस दिया था उसी के बेसिस पे उनके नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या वहां पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, उसी के बेसिस पे इनके वैल्यूएशंस बनेंगे। और मुझे लगता है कि जो Q3 है, अगर सक्सेसफुली अगर इन्होंने अच्छे नंबर्स के साथ, या तो एटलीस्ट एज पर एक्सपेक्टेशंस अगर उन्होंने नंबर्स को अगर क्लियर कर लिया, तो फिर मुझे लगता है कि IT स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने मिलेगी। अदरवाइज हमें लगता है कि कुछ ना कुछ करेक्शन और देखने मिलेगा, लेकिन ये जो करेक्शन होगा वो एक आखिरी करेक्शन होगा IT सेक्टर में। हमें ये नहीं भूलना है कि IT सेक्टर पूरा ही नैस्डैक या US मार्केट के साथ काफी सेंसिटिव है, और इसी वजह से IT पूरे सेक्टर में एक प्रेशर बना हुआ है। तो आप बिल्कुल, आपने अगर 1100 में लिया है, 1040 के करीब अगर है, अगर वेरी शॉर्ट टर्म में अगर ये 1100 आ जाता है तो आप उसमें से एग्जिट कर लीजिए, सो दैट आपका रिस्क कम हो जाएगा। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको 6 महीने तक होल्ड करना है, तो आप होल्ड करें। और जनवरी में अगर इसके नंबर्स के बाद अगर कोई गिरावट अगर आती है, तो बिल्कुल आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। तो जनवरी में अगर गिरावट आती है तो आप इसमें जो है एवरेज भी कर सकते हैं, बने रह सकते हैं आप। ये सलाह यहाँ पर श्रीकांत जी की निकल करके आती हुई। अब शेयर में फिलहाल बने रहने की सलाह है। तेजेश्वर सिंह जी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, पिथौरागढ़ से हैं तेजेश्वर जी। तेजेश्वर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार तेजेश्वर जी, कैसे हैं आप? क्या प्रश्न है आपका? मैं ठीक हूँ सर। जी, क्या प्रश्न है? सर मेरा प्रश्न है कि मैंने IRCT के 100 शेयर खरीदे थे 728 रुपए के भाव पर। अच्छा, और मैं जानना चाहता हूँ कि इनके साथ बने रहना चाहिए या इन्हें बेचना चाहिए, मतलब इसमें कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? क्या नजरिया है आपका? मेरा 1 साल तक। एक साल तक होल्ड कर सकते हैं? जी जी जी। चलिए ठीक है। तबीयत आपकी थोड़ी नासाज लग रही है, ध्यान रखिए आप। हम आपके प्रश्न का उत्तर जो है श्रीकांत जी से दिलवाते हैं। श्रीकांत जी, IRCTC पे खबर भी है, सरकार जो है OFS के ज़रिए 5% हिस्सा जो है बेचने जा रही है, और इनकी खरीद 728 रुपये के आसपास की है, और ये अभी फ़िलहाल नुकसान में है। एक महीने में करीब 7.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 675 के आसपास का शेयर कामकाज कर रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि ये जो कंपनी है वो सरकारी कंपनी है, तो जो इसमें न्यूज फ्लो होते हैं वो काफी अनसर्टन होते हैं। और जैसे कि OFS की न्यूज वैसे पिछले 1.5 या 2 साल से एक्सपेक्टेड थी कि शायद आ सकती है, लेकिन अभी जाके वो न्यूज क्लिक हुई है, जबकि मार्केट का सेंटिमेंट भी देखा जाए तो खराब हुआ है। बट एनीवे, जो भी है, अगर OFS अगर आया है और वो OFS अगर 680 या 690 के लेवल से आया है, तो मुझे लगता है कि डाउन साइड वैसे काफी कम है। नो डाउट कि अभी प्राइस उन लेवल से भी नीचे आ चुका है,
लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक रिबाउंड कर सकता है। इसका जो मार्केट शेयर है, यानी कि मैं कहूंगा कि ये मोनोपोली टाइप सॉर्ट ऑफ कंपनी है, तो इसमें आने वाले कुछ महीनों में या सालों में बिल्कुल रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। 680 690 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक साल का नजरिया है तो हमें लगता है कि बिल्कुल आपके इसमें अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो एक साल का नज़रिया है तो निश्चित होकर के आप रहिए, आपको अच्छे रिटर्न आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ये फिलहाल श्रीकांत जी की राय है। शेयर को होल्ड करके के अभी रखे रहिए आप। नज़रिया भी आपने कहा कि एक साल का है। तो चलिए अब श्रीकांत जी, प्रश्न तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन समय की कमी है तो इस बातचीत को अभी यहीं समाप्त करना होगा। कोई दो शेयर जो आपको अच्छे लगते हों, ताकि अगली बार जब हम लोग बैठें फिर तो हमारे दर्शक कहें कि मतलब अगले 2-4 महीनों के लिए लिहाज से अगर आप कोई दो शेयर बताना चाहें तो। बिल्कुल। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर पूरे साल में अगर कहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर एफआईआईज ने की है, तो वो है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स बीएफएसआई में की है और उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर में की है। तो एफएमसीजी में अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि इन लेवल से भी आप आईटीसी को खरीद के चल सकते हैं, जो तकरीबन 330 के करीब आ चुका है। फंडामेंटली देखा जाए तो इसमें जो फेयर वैल्यू के अगर टारगेट्स निकालेंगे तो वो 370 से लेकर 400 रुपए के होते हैं, जिसमें डिसेंट अपसाइड बनती है। तो मुझे लगता है कि आईटीसी को खरीद के चल सकते हैं। एक अच्छा खासा डिफेंसिव स्टॉक भी है। अगर रिसेशनरी प्रेशर भी अगर आता है तो ये इस टाइप की जो कंपनी होती है उसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। इसके अलावा हमें लगता है कि बीएफएसआई पे फोकस करें और वहां पे आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप देखें तो बीएफएसआई में अगर बैंक्स की बात करें तो कई सारे बैंक काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और करेंगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स भी, क्योंकि इनके लिए जो क्वार्टर था वो एक परफेक्ट क्वार्टर था, काफी अच्छे नंबर्स दिए थे। पर हमें लगता है कि जो सबसे बढ़िया बैंक है आज के तारीख में इन टर्म्स ऑफ आरओई, इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल बिजनेस, तो हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक को आप खरीद के चले। और यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1050 से लेकर 1100 के लेवल्स दिखा सकता है। तो श्रीकांत जी के पसंदीदा दो शेयर निकल करके आए हैं। आईटीसी में आप खरीदारी कर सकते हैं और इसके अलावा आपके लिए खरीदारी की सलाह आईसीआईसीआई बैंक में है। ये दो शेयर आपको जो है आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। श्रीकांत जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? तो देखिए, एज अ रिसर्च एनालिस्ट एंड हेडिंग रिसर्च, हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू होते हैं जी। बट बिल्कुल ये जो स्टॉक्स है वो हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किए हैं, हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज को सजेस्ट किया है, तो उनके पास इनकी होल्डिंग हो सकती है। बट मेरा पर्सनल इसमें निवेश 0 है। श्रीकांत जी, आप जब भी आते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और हमारे दर्शक लगातार हमसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आपको बार बार बुलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करते हैं कि बायबैक की पूरी गुत्थी जो है हमारे दर्शकों को समझ में आई होगी और आने वाला समय उनके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बिल्कुल। तो फिलहाल अब फॉर्मूला गुरु को समेटने का वक्त हो गया है। अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे एक नई थीम के साथ, नए विषय के साथ, आपके निवेश को और बेहतर बनाने की तैयारी के साथ। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को समेटते हैं, लेकिन आप अपनी जेब से जुड़ी तमाम खबरों के लिए मनी9 छोड़ के कहीं जाइए नहीं, देखते रहिए ताकि आपकी जेब में पैसे जो हैं वो बने रहें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।